हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में जो रामाचल सर फिजिक्स है उसमें आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में भाई हम जो बल्ब पे आधारित जो न्यूमेरिकल चल रहा था उसका कुछ छोटा हुआ पोर्शन है, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। इसके बाद प्रतिरोध जो कम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे, यानी कि प्रतिरोध से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में। कि उससे रिलेटेड जो है कि सर्किट सॉल्व कैसे, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, किसी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है या किसी प्रतिरोध में कितनी करंट जा रही है, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में देखा जाएगा इनको। फिर आगे हम लोग और वीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ का नियम जो है आगे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो सवाल है वो हम जो है, ये सवाल इस तरह का है कि एक परिपथ में 3 प्रतिरोध तारों में ऐसे हैं कि एक चित्र है और इसमें ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। सवाल में कह रहा है कि संलग्न चित्र में जुड़े 3 प्रतिरोध तारों में संलग्न चित्र में संलग्न चित्र में जुड़े 3 प्रतिरोध तारों में जुड़े 3 प्रतिरोध तारों में प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है। प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है? 2 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 18 वाट तक वैद्युत शक्ति दी जा सकती है तथा प्रत्येक को अधिकतम 18 वाट वैद्युत शक्ति दी जा सकती है ठीक। पूरा परिपथ कितनी अधिकतम शक्ति ले सकता है? मतलब 18 से ज़्यादा देंगे तो ये पिघल जाएगा। अब बताना है कि प्रत्येक को 18 वाट वैद्युत शक्ति, मतलब हर एक को। अब ये बताना है कि पूरा परिपथ कितनी अधिकतम शक्ति ले सकता है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है? ठीक। तो जानते हैं कि तार में जो प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध में अधिकतम व्यय शक्ति कितनी? 18 वाट। तो अब ये देखना है कि प्रत्येक में कितनी धारा बह रही है, करंट का जो फ्लो है वो प्रत्येक में कितना करंट आ रही है भाई, सवाल के हिसाब से है। तो वैद्युत शक्ति जानते हैं P बराबर, जब यहाँ करंट और प्रतिरोध है तो I²R हो जाएगा। तो किसी भी तार में अधिकतम धारा देखेंगे, परिपथ के किसी भी तार में अधिकतम धारा कितनी होगी? तो I बराबर हो जाएगा √P/R
क्योंकि P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। हम P बराबर V बटे आई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ V हमको नहीं पता है, तो हमें ये दिखा। तो प्रत्येक में कितनी करंट आएगी, तो P की वैल्यू 18 है, ये 2 है, यानी √9, तो 3 एम्पियर। जो हर एक 2 ओम में प्रत्येक तार में 2 एम्पियर की करंट आएगी, अरे सॉरी 3 एम्पियर की करंट आएगी। अब 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध देख रहे हैं यहाँ पे समांतर क्रम में हैं, और एक जो है उसके साथ तीसरा क्या है, वो श्रेणी क्रम में है। अब हम देखेंगे, अब वो कह रहा है, लास्ट में कहा है कि पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। तो पूरा परिपथ का हमने प्रतिरोध निकाला, ये तो हमें करंट निकालने के लिए क्लू दिया था कि हर वायर जो है अधिकतम 18 वाट वैद्युत शक्ति ले सकता है, सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर देंगे तो पिघल जाएगा। तो अब देखें कि प्रत्येक तार में करंट कितनी है, तो 3 एम्पियर है। अब पूरे परिपथ की बात कर रहा है, तो पूरे परिपथ के लिए क्या है कि नेट आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध। देखेंगे ये दोनों समांतर में है, तो इसको ऐसे निकाल लेंगे, और उसके साथ है 2 ओम श्रेणी में है, तो कितना होगा, 4 4 1 हाफ हो जाएगा, 1 + 2 मतलब 3 ओम। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। अब रही बात है करंट कितनी जा रही थी, 3 एम्पियर है। किसी भी तार में अधिकतम धारा कितनी बह रही थी, इसमें भी 3, इसमें सब में 3 बह रही थी। तो अब अधिकतम शक्ति पूरे परिपथ में व्यय अधिकतम शक्ति निकालना है। तो पूरे परिपथ में व्यय अधिकतम शक्ति क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा, मान ले तो P डैश है, आई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, आर इक्विवेलेंट मतलब 3 9 मतलब 27 वाट। ये आंसर हो जाएगा। तो 27 वाट, कितना, 27 वाट। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हम चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। चलिए, अब जैसे सिंपल सवाल दूसरे नंबर पे जो है हम छोटे सवाल ले रहे हैं। जैसे हम एक सवाल इस तरह का है, मान लीजिए कि ये प्रतिरोध है, इसमें आई करंट दिया हुआ 2T बह रही है, और ये 2 ओम का प्रतिरोध T बराबर 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो इस प्रतिरोध तार में व्यय ऊर्जा निकालना, प्रतिरोध तार में 2 ओम के प्रतिरोध तार में व्यय ऊर्जा निकालें, ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे करंट जो होती है वो टाइम पे डिपेंडेंट हो गई, वेरिएबल है। तो हम जानते हैं कि अब ये इसको निकालना है, तो पावर W/T होता है। इसको निकालने के लिए W बराबर व्यय ऊर्जा होगा P × 2T। तो अब हम जब भी निकालेंगे तो इंटीग्रेट वाले फार्मूला से निकालेंगे, यानी यहाँ पे तब हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो टाइम dt, और यहाँ पे ये यूज़ करेंगे dt, और अब इंटीग्रल लगा देंगे, यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे।
अब यहाँ से व्यय ऊर्जा होगी तो जानते हैं P बराबर होता है I² dt, और कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2 सेकेंड के बीच में लेना है। तो ये I², I कितना है 2t का स्क्वायर हो जाएगा, R हमारा 2 ओम है dt, तो ये 4 8t² हो जाएगा dt हो जाएगा, और 8 बाहर ले जाएंगे, t का इंटीग्रेट करेंगे, t³ 3 0 2, तो ये हो जाएगा 8 2 के पावर 3/3 माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि 64/3 ये आएगा। उसी तरह से अगर सिंपल इस तरह से दिया हो, तो ये 2 का प्रतिरोध हमारे 3 एम्पियर करंट I कांस्टेंट दिया हो, और t बराबर 2 सेकेंड में W निकालना हो व्यय ऊर्जा, तो सीधे सीधे ये निकाल सकते हैं I² RT से। तो I क्या था हमारा, 3 का स्क्वायर, R2 है 2, 3 3 9 और 4 36 जूल, इस तरह निकल जाएगी। ठीक, अगर टाइम पे करंट वेरिएबल है, मतलब है कि करंट जो है कांस्टेंट नहीं है और व्यय ऊर्जा निकालना है, तो ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं ये। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं कुछ दूसरे सवाल की तरफ, इसको मिटा दिया जाए। एक अच्छा सवाल है, 1-2 सवाल चलेंगे इस पे। चलिए मिटा दें। चलिए अब जैसे तीसरा सवाल इस टाइप का है, ये भी बढ़िया है कि एक विद्युत जनित्र, हमारा तीसरा सवाल है, एक विद्युत, एक क्या है, विद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। कितना, 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। इस शक्ति को 2 तारों के द्वारा, इस शक्ति को 2 तारों के द्वारा, इस शक्ति को 2 तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। कितनी दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम पर मीटर। प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम पर मीटर है। 1 मीटर तार का प्रतिरोध इतना ओम है। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े, तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम, कितना, 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर होगा। ये 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर उत्पन्न होगा, ये सवाल है। एक जनित्र है, 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति दे रहा है और 2 पैरेलल तारों के द्वारा इसको 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है।
कितनी दूरी पर? 5 किलोमीटर की दूरी पर। और तार का प्रतिरोध जो है पर मीटर इतनी है। अब दूसरे सिरों तारों के बीच जो है 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर, यानी कि जैसे दो तार है, ये है और एक तार ये है, ठीक है ना। इसमें करंट यहाँ पे 500 वोल्ट का विद्युत जनित्र है, 5 किलोमीटर ये भी गया हुआ है तार, 5 किलोमीटर ये भी गया हुआ। इसी में एक 900 ओम का प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जनित्र लगा हुआ है जो 500 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है कि 900 ओम जो तार उस पैरेलल जुड़ा हुआ है, इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा, ठीक है। तो निकल जाएगा। तो पहले हम देखेंगे तारों की कुल लंबाई 5 किलोमीटर एक तार ये है, 5 किलोमीटर एक तार ये है, तो कुल तारों की कुल लंबाई कितनी होगी? 10 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे तारों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर मिला के कुल कितनी होगी? 10 किलोमीटर। तो तार 10 किलोमीटर है भाई, इनका भी तो कुछ प्रतिरोध होगा, यानी कहने का मतलब है 10 का मतलब 10,000 मीटर। अब 10,000 मीटर तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो लिखेंगे जैसे कि 1 मीटर तार का प्रतिरोध कितना है? 0.1 ओम। तो इसलिए कितना? 10,000। तो 10,000 0.1 कितना ओम हो जाएगा? 2 दशमलव यानी कि 100 ओम हो जाएगा। कितना? 100 ओम हो जाएगा, ठीक। अब लोड प्रतिरोध कितना है ही, जो समांतर क्रम में लगा है कितना, इसे लोड प्रतिरोध भी कहते हैं। इसी के अंदर तो करंट को भेजना ये लोड है एक तरह से। ये तुम्हारा तार का प्रतिरोध है, हाई लोड है जिसमें करंट जा रही है, ये जनित्र इसी पे वर्क करेगा, तो इसी को लोड प्रतिरोध बोलते हैं। हमें असल में करंट निकालना है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? करंट जब पता होगी तभी तो इसमें भी विभवांतर पता होगा, V बराबर IR से। तो 900 प्लस 1 यानी 1000 ओम, यानी टोटल प्रतिरोध ये हो गया। अब जनित्र का विभवांतर कितना है? 500, यानी कि V बराबर है ये V डैश एक तरह से, वो 500 वोल्ट है। करंट कितना जनरेट करेगा वो? तो करंट जनरेट करेगा V/R से ये 500 1000 यानी 1/2 एम्पियर। यानी कि जो जनित्र है वो कितना करंट जनरेट कर रहा है? 1/2 एम्पियर। अब पूछ रहा है करंट, तो हमें पता हो गई ये करंट इसी में आएगी। अब ये करंट के कारण इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा? तो V डैश बराबर IR निकाल लेंगे, ठीक। तो लोड प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V डैश IR हो जाएगा। तो ये कितना है? 1/2 एम्पियर। ये कितना है? 900। तो यानी कि 900 का आधा कितना हो जाएगा? 450 वोल्ट। कितना होगा? 450। ठीक। अगर ये पूछा जाए कि तारों से होकर कितनी शक्ति हास होगा, तो तारों का प्रतिरोध I² इंटू तारों का प्रतिरोध। अगर इसी में कहा जाए कि तारों में शक्ति हास कितना होगा, जैसे इसी में पूछा जाए कि तारों में शक्ति हास
यानी कितना शक्ति नाश हो गई, हास हो गया, तो हो जाएगा I स्क्वायर R, यानी कि I स्क्वायर गुणे तारों का प्रतिरोध। तो ये 1/2 तारों का प्रतिरोध कितना था, 100 ओम, यानी कुल मिला के 25 वाट। देखिए जो तार होते हैं ना वो डबल, एक न्यूट्रल तार होता है, तो करंट ए से जा रही है। हमने ऐसे ही चिन्ह लगा दिया है, हालांकि करंट एक तरफ से आएगी एक तरफ से जाएगी। ठीक, तो ऐसे ऐसे करंट जाएगी, आएगी जाएगी। तो करंट जनित्र देगा कितना, तो हम इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालते हैं कि असल में उसके सामने प्रतिरोध कितना टोटल इसका है, प्लस तारों का भी तो है, दे रखा है। तो करंट टोटल प्रतिरोध हमने निकाला 1000। अब जनरेटर करंट कितना देगा, वो इतनी एम्पियर। तो हमें सिर्फ इसके सिरों का विभवांतर चाहिए, तो इसी का प्रतिरोध लेंगे, वो 450 वोल्ट। अब इसी में जोड़ देंगे तार से होकर कितनी शक्ति लॉस हो जा रही है, तो तार का करंट का स्क्वायर और तार का प्रतिरोध। ठीक, चलिए तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए चलिए अब एक सवाल है जो ट्रिक के ऊपर है, छोटे छोटे और भी सवाल हैं जो देख लिए जा रहे हैं। जैसे है कि दो प्रतिरोध जिनका मान 2R 4R है, दो प्रतिरोध जिनका मान 2R व 4R है, एक वोल्टास्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। एक वोल्टास्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उनमें समान समय में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। तो उनमें समान समय में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। ठीक, अब जैसे कि दो प्रतिरोध हैं, ये है और ये है, श्रेणी, ये 2R है, ये 4R है, श्रेणी क्रम में है, करंट यहाँ कांस्टेंट है। ठीक, तो कह रहे उसमें समान समय में T भी कांस्टेंट है। ठीक, तो जो ऊष्मा होती है H बराबर क्या हो जाएगी, I स्क्वायर RT, यहाँ लगेंगे कि I कांस्टेंट है तो ये लगाया जाएगा। तो हालांकि हमें अनुपात लेना है, ऊष्मा ये है कैलोरी में रहेगी, तो यहाँ J से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो J की नहीं, हमें केवल इस फार्मूले की बात करना है। तो यहाँ से I कांस्टेंट हो जाएगी ये, तो T भी, I भी कांस्टेंट है, T भी है, तो H प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, R, यही ना।
इसलिए H1/S2 क्या हो जाएगा, R1/R2, मतलब 2R/4R, मतलब 1/2 का अनुपात। तो हमने ये क्यों लगाया, इसलिए कि यहाँ पे श्रेणी क्रम में करंट कांस्टेंट होती है, हमें अनुपात चूंकि दिखाना था, तो T भी कांस्टेंट है, तो 3 राशियां हैं, तो 2 और भी कांस्टेंट होनी चाहिए ना, तभी तो H प्रोपोर्शनल टू R होगा। उसी तरह से एक छोटा सवाल और है कि यदि यही अगर इस तरह से जुड़े हों, मतलब यही अगर मान लीजिए कि समांतर क्रम में जुड़े हों, 2R 4R, तो यहाँ तो करंट डिफरेंट हो गई, लेकिन एक चीज क्या है, V कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ। तो चूंकि अनुपात है, यही विभवांतर दोनों पे है, तो मैं हीट के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें V हो, RT, तो VT कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से अनुपात लेना है तो 1/R ये हो जाएगा। तो अब हम ये लेंगे H1/H2 लेंगे, तो ये R2/R1 हो जाएगा, यानी कि 4R/2R, यानी कि 2:1 का अनुपात हो जाएगा। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ V कांस्टेंट है, T तो बताया समान समय में, ताकि हम H और R में रिलेशन निकाल सकें। तो श्रेणी क्रम में हमेशा I कांस्टेंट, करंट समान बहती है, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं अनुपात के लिए, और समांतर क्रम में V आता है, I से कोई V कांस्टेंट होता है, तो V वाला फार्मूला लिया जाता है, तो V²/RT, ठीक। तो ये दोनों सवाल इस तरह से आते हैं एक एक नंबर में, तो इसलिए वो अगर श्रेणी में है तो 1/2 का अनुपात, अगर समांतर में है तो 2:1 का अनुपात होगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस पर भी सवाल है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। चलिए यह है कि एक विद्युत केतली है जिसमें 2 तापक कुंडलियां लगी हुई हैं। एक विद्युत केतली है चाय बनाने की, 2 तापन कुंडलियां हैं, ठीक है। तो एक विद्युत केतली में सवाल ही हम लिख रहे हैं और उस पर कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जैसे एक चाय बनाने की विद्युत केतली में क्वेश्चन है कि एक चाय बनाने वाली विद्युत केतली में, ठीक है, 2 तापन कुंडलियां हैं, 2 तापन कुंडलियां हैं, ठीक। 2 तापन क्या है, कुंडलियां। जब एक कुंडली को चालू किया जाता है, जब एक कुंडली को चालू किया जाता है तो पानी 8 मिनट में उबलता है। तो पानी 8 मिनट में उबलता है, ठीक। जब दूसरी कुंडली को चालू किया जाता है तो पानी को उबलने में 6 मिनट लगता है। जब दूसरी कुंडली को चालू किया जाता है, मतलब दोनों,
किया जाता है तो पानी को उबलने में 6 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 6 मिनट लगता है। अब इसमें सवाल बनाया है। पहला है कि जब दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में चालू किया जाता है तो पानी कितने समय में उबलने लगेगा? जब दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में चालू किया जाता है तो पानी कितने समय में उबलने लगेगा? उबलने लगेगा। और दूसरा है कि जब दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में चालू किया जाता है, दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में चालू किया जाता है तो पानी को उबलने में कितना समय लगेगा? पानी को उबलने में कितना समय लगेगा? तो पानी को उबलने में कितना समय लगेगा? ठीक, तो पानी को उबलने में कितना समय लगेगा? समांतर क्रम में चालू किया जाता है तो पानी को उबलने में कितना समय लगेगा? ठीक, क्या है कि चाय बनाने वाली विद्युत केतली में 2 तापन कुंडलियां, जब एक अकेले चालू की जाती है तो 8 मिनट लगता है उतने ही चाय बनाने में, और जब दोनों चालू की जाती है तो 6 मिनट लगता है उतनी ही चाय बनाने में, उतने ही हीट के कारण। और चाय उतनी ही है, एक चालू किया तो 8 मिनट लगा, जब दोनों चालू किया 6 मिनट लगा। लेकिन अब बस सवाल कर रहा है कि दोनों को श्रेणी क्रम में चालू किया जाता है तो कितना समय में उबलेगा, और जब दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में चालू किया जाता है तो कितना। तो देखिए दोनों को जो हीट मिल रही है वो कांस्टेंट मिलेगी भाई, जो स्रोत से हीट मिलेगी चाहे वो श्रेणी में हो समांतर में, हीट जो है वो तो मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो इसका एक ट्रिक है, अगर डायरेक्ट लगाना है तो ट्रिक है कि जैसे कि हीट हमारा जो H बराबर है वो V²/RT वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे तो स्रोत का जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट सबको मिलेगा, V जो हमारा मेंस का वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट, हीट भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी यहाँ पे। तो ये भी चीज कांस्टेंट है और V² भी कांस्टेंट है बटे R/T। जो विभवांतर है मेंस का V तो है, जैसे कि 220 वोल्ट पे मिल रहा है तो 220 वोल्ट ये है, हीट भी इतने ही वोल्ट पे हीट ये मिल रही है। दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या समांतर में, समान हीट उत्पन्न कर रहा है, भले उनको अलग अलग मिल रहा है, वो तो प्रतिरोध के ऊपर है ना, टाइम ऑफ प्रतिरोध यहाँ वेरिएबल। हीट जनरेशन जब V कांस्टेंट है तो हीट जनरेशन भी कांस्टेंट ही होगा। तो भले ही वो रेजिस्टेंस के हिसाब से वो केतली को कम या ज्यादा मिले पर सेकंड, तो हीट कांस्टेंट ही उत्पन्न हो रहा है। तो यहां से देख रहे हैं सारी चीजें कांस्टेंट है तो T/R क्या हो गया? वो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जब दोनों चीज का गुणनफल भाग में है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब T प्रोपोर्शनल R। तो जाहिर सी बात है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट वो कितना होगा? R+R2, और समांतर क्रम में जो होगा
इक्विवेलेंट सीरीज में है, ये हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2, ये पैरेलल में हो जाएगा। तो ये सीरीज ये पैरेलल, टाइम भी रेजिस्टेंस के समानुपाती है, तो इस तरह से समय लगेगा। सीरीज में प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, इक्विवेलेंट प्रतिरोध, तो उसी तरह टाइम भी जुड़ जाएगा। तो टी सीरीज में क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, और टी पैरेलल में क्या हो जाएगा T1 T2 T1 प्लस T2। इस तरह टाइम हमारा मालूम हो जाएगा, इस तरह टाइम हमारा क्या हो जाएगा पता हो जाएगा, ठीक ना। पैरेलल के लिए ये टाइम रख दीजिए, सीरीज के लिए ये टाइम लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ट्रिक है डायरेक्ट लगाने के लिए कि प्रतिरोध के समान अनुपात में टाइम लगता है। तो जानते हैं कि दोनों कुंडलियों को जब श्रेणी क्रम में चालू किया जाएगा तो टोटल प्रतिरोध T1 R1 प्लस R2 तो टाइम जुड़ जाएंगे, तो 8 6 14 मिनट लग जाएगा, ठीक। और जब समांतर में होंगे तो इनको 6 गुणे 8 6 प्लस 8 जोड़ के जो भी आएगा आंसर यहाँ पे आएगा। तो एक ट्रिक थी यहाँ पे, आप इसको याद रखिएगा। और रही बात उस तरह से लगाने के लिए, तो फार्मूला तो हम यही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट पता नहीं है। तो करंट वाला अगर पता रहता तो हम ये वाला लगाते, I²RT, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे पता है कि जो मेंस का भी विभवांतर कांस्टेंट है, तो कोई भी उपकरण कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करता है। सारे पैरेलल में लगे हों तो वो तो अलग अलग वोल्टेज लेंगे, लेकिन जो मेंस का वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, जो हीट जनरेट करेगा। तो इसलिए H बराबर V²R/T का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि जो R इक्विवेलेंट के हिसाब से हीट जो मिलेगी जब दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में चालू किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या है हमारा R इक्विवेलेंट, जैसे यस होता है R1 R2। अब हम जानते हैं कि किसी भी उपकरण के लिए जिस पे कोई चीज छपा होता है, जैसे बल्ब की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए H हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और क्या होता है V², और यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा T। उसी तरह से हम R2 अगर निकालें तो V²H, यहाँ T2 हो जाएगा। उसी तरह से R इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा V²H, T इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यही तीनों मान इसमें रख देंगे, क्योंकि हीट V कांस्टेंट है, R T में रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V²H TS, यहाँ से हो जाएगा V²H T1 प्लस V²H T2। ये कॉमन लेकर के काट दें तो टाइम हमारा आ जाएगा T1 प्लस T2। और यही काम बिल्कुल इस तरह से हम करेंगे। ये R पैरेलल के लिए क्या होता है R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2, ठीक। अब वही R1 R2 और RP के लिए भी वही इक्विवेलेंट जो होगा वही होगा। RP के लिए भी हम यही रखेंगे, या V²H TP रखेंगे। तो V²H TP, ठीक।
अब यही R1 R2 और RP की वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो हमें भी वही TP निकल के आएगा, T1 T2 T1 प्लस T2। अब इसमें समय 8 और 6 मिनट दिया, इसमें रखेंगे आप निकल जाएगा, क्योंकि टाइम V और S तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो टाइम और रेजिस्टेंस की बात है तो आप सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है। बस R1 R2 की वैल्यू इस तरह निकाल करके आप उसमें रख दीजिए और आपका जो है ये टाइम आ जाएगा पैरेलल के लिए, ये टाइम आ जाएगा सीरीज के लिए। तो सीरीज में आप टाइम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 6 मतलब 14 सेकेंड लगेंगे। और यहाँ पे रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, TP 8 × 6 8 + 6 6 8 48 होता है, 8 6 14 होता है, काट दीजिए 14 48/14 है तो मिनट, तो इसको 2 से काट दीजिए, ये 24 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इतना मिनट लगेगा दूसरे के। तो यहाँ पे जो हीट है या हमको जो शक्ति है V और H वो कांस्टेंट होती है इसमें, ठीक है ना। बशर्ते यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरिएबल है एक तरह से, रेजिस्टेंस और टाइम। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से उसको हीट मिलेगी। तो सीरीज में दोनों को जुड़ जाएगी तो ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो हो सकता है ज़्यादा लगे, तो 14 मिनट। और उस तरह से वो पैरेलल में अगर उसको देखा जाए तो कितना मिनट लग रहा है, 24/7 मिनट लग रहा है लगभग। तो पैरेलल में जो टाइम लग रहा है उबलने में वो कम लग रहा है और सीरीज में उसको जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, मतलब 14 सेकेंड लग जा रहा है। उसमें जो है 3 से कुछ ज़्यादा मिनट लगेगा। तो ज़्यादा समय किस में लग रहा है, सीरीज में। तो सीरीज में उसको हीट कम मिल पा रही है और पैरेलल में हीट उसको ज़्यादा मिल जा रही है। ठीक, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, पावर जनरेशन ज़्यादा होता है। पावर जनरेट क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि कम रेजिस्टेंस होगा तो पावर अधिक होगी। पैरेलल में क्या होता है, कम रेजिस्टेंस होगा तो पावर अधिक होगी, है ना। V²R, जितना R कम उतने पावर अधिक। इसीलिए पैरेलल में क्या है, टाइम कम लग रहा है क्योंकि अधिक पावर पर सेकेंड, अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या है, या ये ट्रिक याद रखिएगा कि प्रतिरोध के प्रोपोर्शनल टाइम होता है। तो सीरीज में प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ते हैं तो टाइम सीधे जोड़ दीजिए। और सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में टाइम इस तरह से प्रतिरोध इस तरह से होते हैं तो टाइम भी इस तरह से होगा। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब हम सवाल जो बताएंगे वो सवाल होगा प्रतिरोध ताप के अनुसार प्रतिरोध परिवर्तन पे। ताप के अनुसार किस पे, प्रतिरोध परिवर्तन पे सवाल रहेगा। ठीक, तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। ओके,
यानी कि इस पे RT R0 1 प्लस अल्फा टी। जैसे है कि सवाल है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस ताप पर, क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस के मान का 0 डिग्री सेल्सियस के मान का 2 गुना हो जाएगा ना, 2 गुना हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है कितना है 0.0025 पर डिग्री सेल्सियस, 125 प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी अल्फा की वैल्यू दिया है। तो T डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध RT है, माना क्या है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT और 0 डिग्री सेल्सियस पर R0, ठीक है ना। तो दिया किसी चालक का प्रतिरोध किस ताप पे, मतलब T निकालना, RT प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, तो RT है T पे भी मालूम करना, 0 के मान का दुगुना हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो RT है वो दुगुना हो जाएगा R0 का, ये दिया हुआ है। तो किस ताप पर ये देना है ना, टाइप। तो T पे मानेंगे तो ये वाला सवाल लगाएंगे कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, इसलिए रख रहे हैं कि प्रारंभिक ताप 0 है, नहीं तो यहाँ डेल्टा T होता है। तो ये 2R0 हो गया, ये R0 अल्फा की वैल्यू है 125 गुणे T पे में मालूम करना, ठीक। अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस उधर ले जाएंगे 1 घट के 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 125 गुणे T बराबर 1, तो T बराबर 3 3 6 10⁶ पावर हो जाएगी ऊपर ना। अब इसी को 125, अब इसी को काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, काट के देखिए, आंसर में लिखोगे 8000 है डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बहुत सिंपल था। ये दिया हुआ कि माना T पर प्रतिरोध इतना, 0 पे इतना, ये दिया है प्रश्न से कि RT जो है 2R0 के बराबर होगा, मान T ताप पर होगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए
जैसे सवाल दिया है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम, भाप बिंदु पर कितना दिया है 5.23 ओम। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की क्वेश्चन है प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 5 ओम, तथा भाप बिंदु मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, तथा भाप बिंदु पर कितना है 5.23 ओम। ये बदल सकता है, जैसे ये चीज़ें बदल सकती हैं। सरल सवाल यही रहेगा, ऐसा मान देगा कि कट पिट जाए आसानी से। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है, जब तापमापी को किसी ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है, ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है, तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध कितना हो जाता है 5.795 ओम हो जाता है। ऊष्मक का ताप ज्ञात कीजिए। देखिए 0 पे दिया है 5 ओम और 100 पे दिया है इतना, और मान लेते हैं कि T पर उसका प्रतिरोध ये हो जाएगा। 3 समीकरण बनेंगे इसमें, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए 0 वाले पे कितना प्रतिरोध है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम है। R0 तो है, मतलब उसका प्रारंभिक प्रतिरोध होता है। प्लेटिनम तार का जो है प्रतिरोध कितना होता है, प्रारंभिक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना दे रखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है हिमांक पर। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे RT R0 1 + अल्फा T से। ठीक, तो कह रहा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम है। ठीक, और भाप बिंदु मतलब R100 पर, तो R0 यहाँ पे R0 वाला यानी कि T जब 0 है तो ये कितना है 5 ओम है। तो दिया हुआ है, तो
यहाँ पे दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 कितना है, 5 ओम है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब R100 कितना है, 5.23 ओम है। ये आसान वैल्यू भी दे सकती है। और हमें क्या निकालना है, T डिग्री सेल्सियस पे RT कितना है, यही तो मालूम करना है। तो ऊष्मक का ये दिया होगा, T मालूम करना है, कितना दिया है, 5.795। ठीक, तो 0 पे R0 होता है तो ये वाला सूत्र निकाल लेंगे। तो R100 पे कितना है, तो ये वाला फार्मूला R100 R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0, तो ये हो जाएगा R100 पे कितना है वैल्यू, 2 3 R0 होगा, ये 5 है, 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0, यहाँ डेल्टा T होता है। असल में फार्मूले में ये क्या होता है, डेल T। तो चूँकि पहला टर्म अगर रूम 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 होता है, इसलिए केवल T, यहाँ पर केवल T रहता तो 100 लिखा जाता। तो अब फिर क्या मान लेते हैं, समीकरण क्या हो जाएगा, 5.235 1 प्लस 100 अल्फा 1 हो गया। फिर उसी तरह से RT पर कितना है, RT लिखेंगे R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर R0 किस पे है, 0 पे है। तो ये क्या है, RT कितना दे रखा है, 595, और ये है 5, 1 प्लस अल्फा T माइनस 0 है, तो T, ये समीकरण 2 है। अब दोनों जगह से क्या है, अल्फा अल्फा की वैल्यू लगा सकते हैं। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 5 प्लस 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 500 गुणे अल्फा, और यहाँ जाएगा तो 5 2 3 माइनस 5 बटे 500 बराबर अल्फा। तो मान लो ये 3 हो गया। उसी तरह समीकरण 2 को लेके चलिए, तो 5795 5 प्लस 5 अल्फा T, या 5795 माइनस 5 अल्फा T। तो यहाँ से 5795 माइनस 5T बराबर अल्फा कर दिए, समीकरण 4। तो दोनों अल्फा बराबर कर दीजिए, तो ये 5.23 5 बटे 500 है, और इधर कितना हो जाएगा, 5.795 माइनस 5 गुणे T। अब इसी को हल करना है, इसमें से 5 घटा देंगे 0.2305, यहाँ 5 घटा देंगे 0.795, 5 गुणे T। इसी को हल करेंगे तो हमारा जो आंसर है निकल के आया है, वो आंसर आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसमें क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 होता है। R0 का मतलब है, R0 का मतलब है 0 पर, 100 पे R100, T पे ये होता है। तो ये इन दोनों से दो इक्वेशन बनेंगे, R0 का तो मान है, तो R100 मतलब अल्फा T माइनस R100 पे हो जाएगा, ये सॉरी ये 100 है, तो यहाँ पे 100 माइनस 0 रहेगा,
क्योंकि रूम R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये बनेगा। उसी तरह से T डिग्री सेल्सियस पे ये प्रतिरोध है, तो R0 तो रहेगा 1 T-0, क्योंकि जो उसका शुरू वाला टेम्परेचर है जिस पे R0 कैलकुलेट किया जाता है वो 0। अगर ये मान के चलिए, अगर ये 27 हो रूम टेम्परेचर, मान लीजिए अभी आगे वाला सवाल है, तो यहाँ हम 27 लिखते हैं, यहाँ पे 0 है, वहाँ पे क्या लिखते हैं 27 लिखते हैं। ठीक, आगे एक सवाल और लेते हैं इसमें। तो चलिए इसको आप कैलकुलेट करके देखें कि वैल्यू उतनी आती है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए ठीक, तो एक इसका आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि कमरे के ताप पर किसी तत्व का प्रतिरोध 100 ओम है। कमरे के ताप पर किसी तत्व का प्रतिरोध क्या है, 100 ओम है। कितना है, 100 ओम है। किस ताप पर इसका प्रतिरोध 117 ओम होगा। किस ताप पर इसका प्रतिरोध कितना होगा, 117 ओम होगा। ठीक है, अब दिया है अल्फा, लिखा है कि यदि अल्फा बराबर जो प्रतिरोध ताप गुणांक है 1.7 × 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो 100 ओम कमरे के ताप पर है, तो यहाँ पे दिया है कि कमरे के ताप पर मतलब है कि वो R0 है, कितना है, 100 ओम है। और किस ताप पे, मतलब T ताप पे प्रतिरोध 117 ओम होगा। तो मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 117 ओम होगा। ठीक, तो जैसे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सूत्र हमारा ये है RT 1 + अल्फा T से, यहाँ पे डेल्टा T होता है, ये ताप परिवर्तन होता है। तो RT कितना है, 117 है, R0 कितना है, 100 है। तो रूम टेम्परेचर का मान कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर वो कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 पे ये R0 है, यहाँ पे लिख दें 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो अल्फा यहाँ पे T-27 करना होगा। अगर वही 0 पे रहता तो यहाँ पे 0 लिखते, याद रखना। जैसे हमने पीछे सब जगह 0 नहीं लिखा था, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 था, लेकिन यहाँ पे 27 पे दिया है। तो अगर प्रारंभिक टेम्परेचर 0 है तो यहाँ पे केवल T ही रहेगा, या जो भी दिया रहेगा। यहाँ पे T है तो यहाँ T रहेगा, 100 है तो यहाँ 100 रहेगा बस। तो 117 ये 100 हो जाएगा, 1 + अल्फा की वैल्यू 1.7 × 10⁻⁻T। तो ये इधर से आ जाएगा 117/100, 1 + इसी को हल करना है। तो सॉरी, इसको क्या करिए, 100 से गुणा ही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये हो जाएगा 100, इसमें 100 से गुणा होगा तो 2 पावर घट जाएगी, 2 हो जाएगा, T-27 हो जाएगा।
या 117 माइनस 100 तो 100 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये t माइनस 27 हो जाएगा 17/1.7 गुणे 10⁻², यानी कि 17 गुणे 10⁻², 1/7 पॉइंट हटा देंगे तो ये 1.7 का मतलब 17 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। 17 कट जाएगा मतलब 1000। तो t माइनस 27 बराबर 1000 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 27 तो 1027 डिग्री सेल्सियस, यह आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम सवाल लगा सकते हैं। जैसे इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो R0 होता है, वो तो हमारा फिक्स है। अगर मान लीजिए 0 के ना जगह, तब हम ये लगाते हैं मान लीजिए किसी टेम्परेचर T पे प्रतिरोध मालूम करना T पे, यहाँ R0 रहेगा, 1 प्लस अल्फा का मान दिया रहेगा, तो यहाँ T होता है -0 मतलब T ही होता है। लेकिन अगर यही दे दे कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ये है तो ये लिखा जाएगा। अगर R0 किस टेम्परेचर पे है तो अल्फा T माइनस 27, तो ये इसीलिए वहाँ डेल्टा T होता है। ठीक, और 100 पे तो R100 लिखा जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27 हो जाएगा। RT पे तो यहाँ RT लिखा जाएगा, 1 प्लस अल्फा T माइनस 27 लिखा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब रही बात इसको हल करने की, तो वो तो कर ही सकते हैं साल घुमा फिरा के, और हमने इसके फार्मूले भी बता दिए हैं पीछे, आप इसको देख सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पे देख लीजिए कि ये जैसे हमारा सूत्र है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T या T लीजिए। तो देखिए धातुओं के लिए क्या होता है, ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पे हमने वहां लिखवा दिया था कि धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक, बाकी सबके लिए जैसे बाकी सबके मतलब मिश्र धातुओं के लिए तो 0 होता है। अभी देखा जाएगा जैसे कि अर्धचालकों के लिए, कुचालकों के लिए, विद्युत अपघट्यों के लिए नेगेटिव होता है। तो धातुओं के प्लस कितना क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा टेम्परेचर पे, तो अल्फा धन होना चाहिए, तभी तो यहाँ चीज़ें ऐड होंगी तो बढ़ेगा। तो इसीलिए धातुओं के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चालकों के लिए, धातुओं के लिए। अब रहेगा अर्धचालकों में, ये जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये घटता है, तो जब ये इंक्रीज करेंगे घटेगा, तो इसका मतलब यहाँ कोई माइनस चीज रहेगी तभी ये बढ़ेगा, तभी तो ये घटेगा। माइनस जितना बढ़ेगा तभी घटेगा, तो इसलिए अर्धचालकों के लिए को विद्युत अपघट्यों या कुचालकों के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव। दूसरी चीज, मिश्र धातुओं के लिए ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो मतलब ताप बढ़ाते जाएं, ये इंक्रीज ना करे, तो यहाँ का जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, लगभग 0 होना चाहिए। ये 0 हो ताकि ये फैक्टर ही ना हो। अगर हम ये बढ़ाएंगे तो अगर ये इसका मान कुछ होगा नेगेटिव में तो ये घटेगा, पॉजिटिव में होगा तो बढ़ेगा, मतलब ये टर्म ही नहीं हो, तब तो वो R कांस्टेंट रहेगा। तो मिश्र धातुओं एलॉयस के लिए अल्फा क्या होता है, लगभग 0 होता है। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही जो छूटा हुआ था। अब जो अगले वीडियो लेक्चर में आएगा वो सारे सवाल प्रतिरोध पे आधारित होंगे।
ठीक। प्रतिरोध के पर आधारित मतलब है कि किसी प्रतिरोध के सिरों का पोटेंशियल ड्रॉप मालूम करना होगा, या किस प्रतिरोध में कितनी धारा, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी में सारी चीज़ें आएंगे कि इनफाइनाइट सीरीज का प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला तो हम आगे डिटेल में देखेंगे, किरचॉफ का देखेंगे, पहला दूसरा नियम। तो आगे वाला वीडियो लेक्चर वही होगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, किसी रेजिस्टेंस के सिरों पोटेंशियल ड्रॉप कैसे पता करेंगे, करंट कैसे पता करेंगे, और मिक्स में रेजिस्टेंस है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नए सवाल के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा का तैयारी खूब मेहनत से ईमानदारी से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।